हे दोस्तों, डीवीसी में अगेन आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ नेहा नागर जी से। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज कंज्यूम करते रहते हो तो आपने इनको ज़रूर देखा होगा इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे। जब टिकटॉक आया था तब भी वो बहुत फेमस हुई थी। इंस्टाग्राम पे राइट नाउ उनके 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। यूट्यूब पे 300K से ज़्यादा फॉलोअर्स है। शी इज़ डूइंग वेरी वेल। कैसे वो इंस्टाग्राम का यूज़ करके लाखों रुपये कमा रही है, एक मैरिड वुमेन होने के बाद भी वो सारी चीज़ें कैसे कर पा रही है, आज हम यही सब चीज़ें देखने वाले हैं। कैसे आप कम पैसों में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, नेहा के अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है, और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू डीबीसी नेहा जी। हमने बहुत टाइम पहले से भी प्लान किया था कि करेंगे बट ड्यू टू वन एंड अदर, ऐसा कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ये यूजुअली होता ही है कि हम लोग सोचते हैं आजकल करेंगे बट वो आजकल कई बार नहीं आ पाता ड्यू टू अदर ऑब्लिगेशंस और चीज़ें। बट फाइनली हमारी आज बात हो ही रही है। अच्छा, तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि कैसी चल रही है ज़िंदगी अभी एज अ कंटेंट क्रिएटर? कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है प्रोफेशनली, पर्सनली? कंटेंट क्रिएशन मुझे लग रहा है ना, जैसे कोविड के वेव आए ना, तो मेरे भी 2 वेव आ चुके हैं, 3rd बाकी है। तो जब मैंने एकदम स्टार्ट किया था तो मेरे को बहुत अच्छा पुश मिला था। फिर उसके बाद मेरे को अच्छा। बहुत टाइम लगा, लाइक 5 से 6 महीने आए नेक्स्ट 100 के क्रॉस करने में। फिर उसके बाद एक और अच्छा। वेव आया मेरा, जिसमें मैंने कुछ ही महीनों में आई थिंक 400 के मतलब 4-5 लाख फॉलोअर्स ऐड कर लिए थे। फिर अब अच्छा। उसके बाद आई थिंक 4 महीने हो गए मुझे, बट मैं उतने ही फॉलोअर्स पे अटकी हुई हूँ। और अब अच्छा। मुझे लग रहा है कि मेरा 3rd वेव आने वाला है, तो मैं उसका वेट कर रही अच्छा। हूँ। और एज अ कंटेंट एक्चुअली क्रिएटर, हाँ, तो हाँ। मतलब नंबर्स थोड़ा सा मैटर करते हैं माइंड में ना, हमेशा रहते हैं नंबर्स। और जब नंबर्स अच्छे जा रहे होते हैं तो कंटेंट के आइडियाज भी बहुत अच्छे से आते हैं, एक्साइटेड होते हैं। जब नंबर्स सही नहीं जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा डल हो जाते हैं। लेकिन अभी 1.5 साल हुआ है, मैं भी सीख रही हूँ ये सारी चीज़ें, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो नंबर गेम है ना, ये दिमाग से मैं निकाल सकूँ। ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स का ना यही प्रॉब्लम होती है। और ये जो वेव्स की तुमने थियरी बताया ना, ये मैंने कहीं तो मैंने एक बार बात किसी के साथ तो मैंने की थी, शायद रणवीर भाई के साथ की थी मैंने बात। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने ये वेव्स की बात की थी कि ना हमारा ना अपना जो चलता है ना वो हमेशा वेव्स में ही चलती है ज़िंदगी। मैंने यही कभी गुड एक्सपीरियंस टाइम्स किया आते है। हैं। हाँ हाँ। हाँ, ये कभी गुड टाइम्स चले, और ये हर चीज़ है ना, वेव थियरी काइंड ऑफ बोल सकते हो तुम एक, कि हर चीज़ है ना वेव्स में चलती है। चाहे अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, मतलब कंटेंट के लिए भी तुम्हारा कभी तुम बहुत पीक पर होगे लेकिन कभी फिर वो आता ही है, डाउनफॉल एक आता ही है। लेकिन फिर अगर वो हम सस्टेन कर लेना तो वापस से एक अपराइजिंग आती ही है। तो ये थियरी एक्चुअली सच में मैंने भी बहुत बार हर जगह एक्सपीरियंस किया हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड भी देखा जाए ना, तो ऐसे ही होता रहता है। कभी हम अच्छे होते हैं, कभी हेल्थ बहुत सही रहती है, फिर कभी कभी एकदम डिग्रेड होती है। खैर, मैं चाहता हूँ एक्चुअली बहुत से व्यूवर्स को मेरे पता भी नहीं रहेगा कि आपकी स्टोरी कैसी है। मैंने ना अभी रिसेंटली ना एक वीडियो देखा था, उसके अंदर कैसा था ना, दो अलग अलग ग्रुप्स थे। एक लड़कियों का ग्रुप था, एक लड़कों का ग्रुप, दोनों मिक्स थे, मिक्स एंड मैच थे। और वो लोग से ना क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, या बैकग्राउंड कि लाइक तुम में से कितने लोग हैं जिन लोग ने 10 साल से पहले साइकिलिंग करना सीख ली थी, ठीक है, तुम लोग में से कितने लोगों को खाना बनाने आता है, चाय बनानी आती, काइंड ऑफ ऐसा रैंडम क्वेश्चंस थे, ठीक है। और उसमें गेम ऐसा था ना कि जब भी आप वो चीज़ अगर आपने करे हो तो आप 2 कदम आगे लेना, और अगर आपने नहीं करे हो वो चीज़ तो 1 कदम पीछे ले लेना, ठीक है। तो पहले जब जब जनरल क्वेश्चंस चल रहे थे ना, तो लड़का लड़की काइंड ऑफ इक्वली थे, दोनों कभी आगे पीछे हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ना वो क्वेश्चंस वो लोग ने फाइनेंस से रिलेटेड करना स्टार्ट किया ना, तो एक ड्रास्टिक चेंज देखने मिला कि लाइक ना, जैसे उन्होंने पूछा कि टैक्स, कितने लोगों को यहाँ टैक्सेशन के बारे में पता है, कितने लोगों ने को म्यूचुअल फंड और SIP के बीच का डिफरेंस पता है, कितने लोग टैक्स फाइल रिटर्न करने में मतलब वो एक्टिव होते हैं, खुद से टैक्स फाइल करते हैं, या काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही ये फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए ना, तो क्या हुआ पता है, जितने भी लड़के थे ना वो लोग आगे बढ़ते गए, और लड़कियाँ जो बहुत आगे थी ना वो धीरे धीरे पीछे होने लग गई। तो बेसिकली बात यह है ना कि फाइनेंस और ज़्यादातर फीमेल्स है ना, बहुत आज के टाइम पे भी इतना आगे होने के बाद भी है ना, फाइनेंस में लड़कियां काफ़ी पीछे रहती है। उनको इतना इस चीज़ में अब पता नहीं इंटरेस्ट नहीं है या क्या चीज़ है, और लोग को ऐसा सोसाइटी ने बना के रखी है कि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें लड़के ही ज़्यादा करेंगे। और ये चीज़ में मैं देखा हूँ कि तुमने इस चीज़ को काफ़ी इसको टैकल करके लाइक फाइनेंस से रिलेटेड इतना अच्छा तुमने किया, यू नो सो मच, कि जितना बहुत सारे आदमियों को भी नहीं पता रहेगा, है ना। मेरा क्वेश्चन ये कि तुम्हारी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, और तुम ये सब चीज़ें कैसे कर पा रहे हो इतने अच्छे से? यार, फाइनेंस का ना सच बोला है आपने कि वुमेन ना खुद को ही पीछा कर लेती है एक्चुअली। जैसे अगर मैं अपनी ऐसी फैमिली से आती हूँ जो ज़्यादा रिच नहीं है या ज़्यादा पुअर नहीं है, बट स्टिल हमारे जो डिसीजंस है फैमिली में, जो फाइनेंशियल है स्पेशली, वो सारे पेरेंट्स ही लेते हैं, मतलब फादर ही लेते हैं, फादर या ब्रदर। और हम खुद भी, क्योंकि हमें या तो
खुद ही इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। एक ये रीज़न हो सकता है कि मैं क्यों देखूं। लाइक जब मैंने अगर सैलरी अर्न करनी भी स्टार्ट की है तो मैं अर्न कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ, लेकिन उनको कैसे मैनेज करना है वो मैं खुद से नहीं सीखना चाह रही हूँ। तो ये मैंने आसपास अपनी जो वुमेन है, मेरी मदर है या मेरी बहन है, तो उनमें देखी है ये कि उनमें उनके अंदर इंटरेस्ट खुद से ही कम होता है। और फिर अगर होता भी है और वो कहीं अपनी ओपिनियन रखती है तो फिर उनके ओपिनियन को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितने कि अगर कोई मेल अपना ओपिनियन दे रहा होगा तो उसको ही सुनेंगे लोग, लेकिन मैं अगर बोलने लगूँ तो मेरी नहीं सुनेंगे। तो ये मैंने अपने करियर में भी एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली। जैसे मैं अगर किसी मीटिंग में जा रही हूँ तो स्टार्टिंग के जो 5 या 10 मिनट है वो थोड़े ऑकवर्ड होते हैं कि अच्छा। मतलब वो दिख रहा होता है मुझे कि क्यों ऑकवर्ड है। बट धीरे धीरे जब कॉन्वर्सेशन चलती जाती है तो फिर वो मेल या फीमेल वाला ना मैटर नहीं करता है, वो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट के लिए मैटर करता है। लेकिन हाँ, अब मुझे ऐसा ऑकवर्ड कोई फील करा रहा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम मैं जाने से पहले 2 बार या 3 बार सोचूंगी, तो फिर खुद को दोबारा पीछे कर लूंगी। तो वही होता है बाकी सारी फीमेल के साथ भी। और मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि फाइनेंस में कुछ करना है। घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, हम गांव से शहर आए थे और मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो मुझसे एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं कुछ बड़ा करूँगी। लेकिन मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, गांव में भी अच्छी नहीं हुई थी। स्कूल चेंज होना एंड देन सिटी चेंज होना, हिंदी से इंग्लिश मीडियम, गवर्नमेंट से प्राइवेट, ये सब होता गया। तो नहीं थी मैं इतनी एकेडमिक्स में इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो उसके बाद यहाँ पर जब हम शिफ्ट हुए तो थोड़ा सा चेंज आया कल्चर में, तो मैंने थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। तो फिर 70 के आसपास नंबर्स आने लगे, लेकिन वो भी एवरेज था उन नंबर्स के साथ, या क्योंकि हमें नंबर से जज किया जाता है। तो ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं कुछ बड़ा कर ही लूँगी। बट ये था कि करना तो है, कुछ ना कुछ तो करना है अपने लिए, नहीं अपनी, क्योंकि छोटे भाई बहन है और अपनी फैमिली है जो गांव छोड़ के शहर है, उनके लिए कुछ करना है। तो ऐसे करके मतलब कुछ ना कुछ वो जो फायर है ना वो आती गई अंदर। और फिर जब 12th के आसपास मैं पहुंची तो मैंने कहा कुछ बड़ा करना है। और कॉमर्स वालों के लिए बड़ा क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। तो अपन ने उसी में अपना एडमिशन वगैरह लिया, मतलब एनरोल कराया अपने आप को। फिर कुछ लेवल्स क्लियर भी हुए तो कॉन्फिडेंस आने लगा। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारे बाकी लेवल्स होते हैं वो क्लियर नहीं हुए, तो 3 साल में वहाँ अटक गई। लेकिन 3 साल में मैंने काम किया चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर और मैंने पढ़ी सब्जेक्ट्स वगैरह, तो इंटरेस्ट तो आया। लेकिन क्योंकि क्लियर नहीं हो रहे थे ना एग्ज़ाम, तो एक सेल्फ डाउट आता है ना कि यार क्यों क्लियर नहीं हो रहे हैं। मतलब इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन चीज़ें मेरे को क्लियर नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो मुझे लगेगा कि ये वेस्ट है। तो वो डिमोटिवेशन वाला फेज उस वक्त स्टार्ट हुआ। और फैमिली से भी, फिर फैमिली भी सोचने लगी ये क्या ही करेगी, इसकी शादी ही कर दो। तो वो वाला एटमोसफेयर, हाँ 3 साल फिर पूरा वो जो प्रॉपर डिप्रेशन टाइप कह लो या प्रॉब्लम्स कह लो लाइफ की, वो 3 साल चली थी मेरे साथ। एंड देन फिर वो शादी का जो डंडा होता है ना कि अच्छा अब ये कुछ कर ही नहीं रही है, अब तो बीकॉम भी हो गई है इसकी तो अब शादी कर दो। तो उससे बचने के लिए मैंने कहा कुछ और करते हैं। तो फिर मैंने एक बीपीओ में जॉब की, 1-2 जगह और जॉब की, थोड़ा सा पैसा जुटाया और फिर एमबीए किया फाइनेंस में ही। क्योंकि थोड़ा सा था कि अब यार इतना मैंने टाइम दे दिया इन सब चीज़ों को, तो अब इसी में आगे जाते हैं। लेकिन क्या आगे जाना है, कैसे जाना है, ये नहीं पता था। तो दैट्स मतलब फाइनेंस में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होता गया। और एमबीए के बाद भी मेरी जो जॉब लगी थी वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में लगी थी, आईएफएल सिक्योरिटीज़। तो वहाँ पर जो 1 साल है ना वो प्रैक्टिकल मैंने देखा स्टॉक मार्केट के बारे में, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, जिनके बारे में फैमिली, मतलब मेरी फैमिली तो छोड़ो, आई थिंक हमारे टीचर्स वगैरह भी डिस्कस नहीं करते थे। तो वहाँ से और ज़्यादा इंटरेस्ट आया। मैंने कहा वेल्थ मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा फील्ड है, फाइनेंस काफ़ी अच्छा फील्ड है, तो ये मेरा करियर का वो रहा है। एंड देन फिर जब 1-1.5 साल बीत गए वहाँ पर और मैं क्लाइंट से मीटिंग करती थी, तो मुझे लगता था कि यार जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे, हमारा जो टीम था उनके, तो वो ज़्यादातर बिजनेस में थे। जो वेल्थ उन्होंने बनाई है वो बिजनेस से बनाई है। तो मैंने कहा मुझे भी कुछ अपना ही करना पड़ेगा। तो मैंने 3 साल अपने टैक्सेशन को दिए थे, अकाउंटिंग को दिए थे, तो मैंने उसी की फर्म स्टार्ट की, ऑनलाइन स्टार्ट करी। और फिर दैट्स इट, मतलब ऐसे मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये बिजनेस पर्सपेक्टिव। फिर कंटेंट क्रिएशन में कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब हाउ डिड इट स्टार्ट, कैसे तुम कंटेंट क्रिएटर बन गए इतने अच्छे? यार लॉकडाउन वाले क्रिएटर हैं हम कि लॉकडाउन में घर बैठ गए थे और फिर जब कुछ करने को नहीं था तो चलो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं। तो स्क्रॉलिंग तो करते ही थे जब लॉकडाउन में, और क्या क्या ही काम रहता था हमारे, थाली बजाओ, तालियां बजाओ। तो वही वाला सीन था कि वीडियोस देख रहे हैं। और फिर क्योंकि एक अगर तुम कुछ स्टार्ट कर दिया थोड़ा रिस्की, स्पेशली बिजनेस तुमने स्टार्ट किया है
और फैमिली भी पूछने लगते हैं कि क्या ही करोगे, जॉब तो छोड़ दी है तुमने और अब लॉकडाउन में भी लॉस में ही जा रहे हो तुम। तो थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ रहती थी, टेंशन रहती थी। तो मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं था एक्चुअली फाइनेंस का या टैक्सेशन, स्पेशली टैक्सेशन का कंटेंट बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है सोशल मीडिया पे ना। तो मैंने कहा चलो इस पे एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे तो फिर भी कंटेंट था फाइनेंस के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, लेकिन जो बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन थी टिकटॉक, उस पर बिल्कुल कंटेंट नहीं था फाइनेंस के अराउंड और टैक्सेशन के अराउंड। तो मैंने कहा चलो यार एक बार हाथ ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाई। उस वक्त एमएसएमई का पैकेज आया था, तो लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि लोन जो गवर्नमेंट दे रही है वो कैसे देगी एमएसएमईज के लिए, क्या बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है। फिर आईटीआर का टाइम भी उसी वक्त था, तो आईटीआर की डेट डिले हो गई थी। तो ड्यू डेट क्या होती है, लास्ट डेट क्या होती है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें की वीडियोस बनाई मैंने और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया कि मेरे 2 महीने में 3 लाख फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक पे। तो नाइस। तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि भाई फाइनेंस का या टैक्सेशन का कंटेंट चल जाएगा मार्केट में, और इतने अच्छे तरीके से चला। तो आई एम थैंकफुल कि मैंने वो वीडियोस बनाई और सोचा इसके बारे में। ये एक बहुत कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना आई थिंक ये बहुत अच्छा लेसन भी है। यहाँ पे बहुत सारे लेसन है एक्चुअली तुम्हारी स्टोरी में। पहली बात तो ये है कि जब ज़्यादातर लोग जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में तो दे जस्ट क्विट, या फिर वो जो सिर्फ जो इजी रास्ता होता है वो अपनाने की कोशिश करते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की अभी तक जितनी भी तुमने स्टोरी बताया, यू ऑलवेज टुक सम एक्शन। तुमको 100% बिलीव नहीं था, लेकिन तुमने जब एक्शन लिया तो धीरे धीरे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ और उसने कॉन्फिडेंस दिया। और मैं जैसे अभी हमारा डीबीसी है ना, डिजिटल बिजनेस क्रिएटर, तो मैं ज़्यादातर इसी पे फोकस करूँ कि कैसे लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं या फिर कैसे ऑनलाइन क्रिएटर बन सकते हैं। मैं अपने व्यूवर्स के साथ यही नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। तो मैं तुम्हारी स्टोरी से मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी कि कैसे तुमने ना एक मार्केट में गैप देखा कि यार ये चीज़ में ना अभी तक कोई कर रहा नहीं है और ये मैं कर सकती हूँ, है ना। और कहीं ना कहीं मेरी भी स्टोरी ना सिमिलर ही है। मेरे को भी ना ऐसा लगा था कि यार बुक समरीज है ना, कोई इंडिया में एनिमेशन में तो कर रहा ही नहीं है, और वो थी वैल्यूएबल चीज़, तो वो लोगों की नीड को पूरा कर रही थी और बहुत वैल्यूएबल थी और यूनिक थी, नया था। तो इसीलिए मेरा भी चल गया और बहुत जल्दी मुझे भी रिजल्ट्स दिखे। एंड सिमिलरली आपकी स्टोरी में मेरे को वही सेम चीज़, सेम पैटर्न देखने मिला कि लाइक एक गैप था जो तुमने नोटिस किया और उसको तुमने अच्छे से सिंपल वर्ड्स में कंटेंट बनाया और तुमको जल्दी रिजल्ट्स भी मिले। अच्छा, फिर टिकटॉक से इंस्टाग्राम पे तुमने ट्रांजिशन, उसका क्या स्टोरी है, उसका कैसा चला? यार फिर टिकटॉक बंद हो गया था ना, तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं बिजनेस, मतलब मेरा फोकस ये भी था कि मेरे पास कॉल्स भी आनी चाहिए। तो मैं जो वीडियोस बनाती थी उनमें एक लोगो लगाती थी कोने में, taxationhelp.in, ताकि लोग विजिट करें और अगर उन्हें सर्विस लेनी हो तो कॉल करें। तो मेरा जो मेन फोकस पहले था कि बिजनेस को प्रमोट करूं, लेकिन जो 2 महीने में मुझे रिस्पॉन्स मिला तो मेरा जो मोटिवेशन है वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी ज़्यादा होने लगा। और उसके बाद लेकिन जब टिकटॉक बंद हो गया तो थोड़ा सा झटका लगा मेरे को कि यार एकदम से सब कुछ चला गया। और मैंने ऐसा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था कि इंस्टाग्राम पर भी कुछ अपना कर लूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम तो बिल्कुल भी उस वक्त तो बिल्कुल एजुकेशन कंटेंट में नहीं था। आई रिमेंबर 2020 में तो है ना, बिल्कुल भी नहीं था वो। तो जब ये टिकटॉक बंद हुआ है उसके बाद जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट वाले कंटेंट क्रिएटर्स है वो आने लगे, तो वहाँ पर मुझे शॉर्ट ही नहीं थी। वही उसके बाद ही इंस्टाग्राम ने भी फोकस करना स्टार्ट किया ना, शॉर्ट वीडियोस इस सब पे। हाँ, न्यूज़ सुनी थी ना कि रील का भी, मतलब इंस्टा का भी कुछ आने वाला है, तो मैंने कहा देखते हैं यार क्या आएगा। और ये भी न्यूज़ आ रही थी कि टिकटॉक भी वापस आएगा। तो इतना स्टार्टिंग का जो पहला वीक था लग रहा था कि वापस आ जाएगा यार, कैसे बैन कर सकते हैं। और फिर आई थिंक 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद आया था इंस्टाग्राम का ना ये रील वाला फीचर। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि अपना शॉर्ट वीडियो में हाथ बैठ गया था तो लगा था कि शॉर्ट वीडियो में ही कुछ कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब कंटेंट था टिकटॉक पर? हाँ, मैंने डाला था। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी रेजिस्ट किया क्योंकि वो देख रहा था एजुकेशनल कंटेंट ज़्यादा उधर था नहीं, जैसा चल रहा था ना वो सब ज़्यादा वो टाइम फालतू टाइप के कंटेंट ज़्यादा थे टिकटॉक पे। तो मेरे को भी एक रेजिस्टेंस आ रहा था, पता नहीं डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। बट फिर मैंने बोला कोई तो शुरुआत करेगा एजुकेशनल कंटेंट की, तो क्यों ना हम ही स्टार्ट कर दे। तो फिर मैं बोला चलो मैं भी डालता हूँ। तो मैंने भी स्टार्ट किया तो बहुत जल्दी मुझे भी बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए थे, लाइक 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे बहुत जल्दी। बट वो हाँ जैसा हुआ ना फिर स्टार्ट किया था मैंने, पता नहीं यार मेरे को ईयर तो नहीं याद है, बट बहुत जल्दी कुछ महीनों में ही मैंने देखा था कि मेरे भी फॉलोवर्स है ना 2-3 लाख हो गए थे, 3 लाख के ऊपर चले गए थे। तो अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर जैसे ही मेरा पिकअप पकड़ा ना वैसे ही टिकटॉक बैन हो गया। खैर उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था। फिर वही अपना इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम रील शॉर्ट्स। ये तो मुझे तब भी पक्का पता था कि यार ये गया है टिकटॉक, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो शॉर्ट्स आएगा ही आएगा, बिकॉज लोगों को ना इसकी आदत लग गई लोगों को शॉर्ट कंटेंट की।
वो बहुत डोपामिन रिच रहता है कंटेंट। आप स्क्रॉल करते हो, आपको एक से एक अलग अलग बहुत ही यूनिक कंटेंट देखने मिलता है, तो वो ब्रेन को बहुत पसंद आता है हमारे। आई थिंक इंस्टाग्राम ने तो अभी भी रिप्लेस नहीं किया है ना टिकटॉक को। लाइक उस टाइप का जो एडिक्शन था टिकटॉक को लेकर शायद अब इतना नहीं है रील को लेकर। व्हाट डू यू थिंक? या फिर हो गया पूरा कंप्लीटली टिकटॉक? कैसा है ना, टिकटॉक पे ना सब एक जगह पे जमा हुआ था, जो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी थी ना सारे लोगों की, वो एक ही जगह पे थी, एक ही प्लेटफॉर्म था, तो वो एनर्जी काफ़ी पावरफुल थी। लेकिन जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ ना, तो वो सारी एनर्जी डाइवर्ट हो गई। बहुत से कंटेंट क्रिएटर मौज पे चले गए, कुछ रील्स पे चले गए, कुछ शॉर्ट्स पे फोकस करने लग गए। ऐसा बहुत अलग अलग जगह पे वो लोग डाइवर्ट हो गए, तो उसका ऑब्वियसली उसका जो पावर भी होता है ना, वो कम हो गया। कम इन द सेंस अपन को कम दिख रहा है इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स पे, बट कंबाइन देखा जाए तो कंबाइन अभी भी, जैसे अभी रिसेंटली ना यूट्यूब का अगर तुम देखोगे ना, तो यूट्यूब के जो सीईओ है, सुजैन नाम है आई थिंक उनका कुछ, उन्होंने भी न्यूज़लेटर पे डाले। उन्होंने बताया कि कितने तो ट्रिलियन मिनट्स, कितना मिलियन या ट्रिलियन था, आई डोंट रिमेंबर, उतने मिनट्स का, उतना तो मिनट्स का शॉर्ट वीडियो कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा डेटा आया था, न्यूज़लेटर टाइप का कुछ तो था, उसमें बताया गया कि कितना ज़्यादा शॉर्ट्स है ना चल रहा है। तो यूट्यूब पे भी चल रहा है, रील्स पे भी ऑब्वियसली चल ही रहा है, तो हर जगह ना लेकिन डाइवर्ट हो गया है। और पहले सब क्या कॉन्सेंट्रेटेड था टिकटॉक में ही, सारे क्रिएटर्स भी और सारे यूजर्स भी एक ही जगह पे थे, तो ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल था। मे बी 2 या 5 ईयर्स लगे किसी एक प्लेटफॉर्म को टिकटॉक बनने में। मे बी यूट्यूब। आई थिंक टिकटॉक शायद ही बन पाएगा अभी वापस से, क्योंकि ना पहले एक ही प्लेयर था। अभी कैसे ना, समझो अगर कोई भी इंडस्ट्री में एक सोलो प्लेयर था, वो काइंड ऑफ कैसे मोनोपोली जैसा था उसका, वो एकदम स्ट्रांग था। लेकिन अभी कैसा हो गया ना, वो पूरा डाइवर्ट हो गया। तो कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग व्यूवर्स है ना, उनका एक गेम थियरी करके चीज़ होती है ना, जीरो सम गेम। तो अभी राइट नाउ कैसे ना, कुछ लोग यहाँ पे डाइवर्ट है, कुछ लोग वहाँ पे डाइवर्ट है, तो वो उतना टिकटॉक जितना पावरफुल शायद ही कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो पाए। बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को। लॉन्ग फॉर्म तो चलेगा ही ना कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म तो अपना है ही, शॉर्ट फॉर्म पे लेकिन ज़्यादा लोग डाइवर्ट हो रहे हैं आजकल, ये देखा जा रहा है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें शॉर्ट चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, और हम यूट्यूब से बहुत ग्रो नहीं कर सकते, शॉर्ट से, इंस्टाग्राम से ग्रो नहीं कर सकते। अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से दोनों हर जगह पे, क्योंकि वो लोग भी रीच दे रहे हैं, बहुत अच्छा खासा रीच मिल रहा है अगर आप अच्छे से कंटेंट डालोगे तो। क्योंकि मैंने यूट्यूब शॉर्ट पे भी अपलोड करना स्टार्ट किया था, मतलब तब से आया, तब से ही। बट अभी 1 महीने में ही मेरे, मतलब पहले बढ़ ही नहीं रहे थे, 5-6 हज़ार ऐसे हुए पूरे साल में, पूरे 1 साल में। लेकिन अब 1 महीने में ही 70,000 के फॉलोअर्स हो गए। मतलब अब बहुत सही से रीच दे रहा है, या फिर अब एल्गोरिथम ने मेरा चैनल कैच किया है। हो सकता है, वो टाइम लगता है धीरे धीरे। हाँ, तुम मे बी यू आर गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे कि कौन सा कंटेंट डालना चाहिए, कैसा चाहिए, और तुमको धीरे धीरे लोग फैमिलियर हो जाते हैं। अभी जैसे कोई एक कंटेंट भी हिट होता है ना, तो फिर बहुत सारे यूज़र तुम्हारा एक चैनल पे जाते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, तो वो कंपाउंड इफेक्ट होता ही है हर जगह पे। स्टार्टिंग में बहुत कम रहता है, लेकिन फिर एक टाइम बाद है ना, वो 10x 100x हो जाता है कई बार। कभी तुम्हें वो कंटेंट जो क्रिएटिव ब्लॉग बोलते हैं वो हुआ है क्या? क्योंकि मेरे को 2 बार हो गया, मतलब अभी दिस इज सेकेंड टाइम। मतलब अभी आजकल ये जो टाइम चल रहा है मेरा जनवरी का, तो जनवरी फरवरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल आ गया कि या तो मैं अब कुछ नया करूं, अदरवाइज बहुत रिपीटेटिव सा हो रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है अभी ना कंटेंट क्रिएट करने में। होता है वो सबके साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन। एक टाइम बाद अपने को थोड़ा सा मन कम करने लग जाता है। ऐसा बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये बंदे का ये पैशन है, तो ये बंदा ना 365 डेज मतलब हमेशा वही जोश के साथ, उसी जोश के साथ, मतलब वही पैशन के साथ कर पाता होगा काम। लेकिन कोई, हम सब इंसान ही है, अपना इंटरेस्ट है ना, कभी पीक होता है, कभी कम होता है, तो वो सबके साथ होता है। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। बट हमें कैसा बस देखते रहना चाहिए कि किस चीज़ में हमें इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर कौन सी चीज़। दो डायरेक्शन है इसके अंदर भी लेने के लिए। जैसा एक रणवीर भाई करते हैं। रणवीर भाई क्या करते कि उन्होंने स्टार्ट किया था, तो ही वॉज डूइंग लाइक हेल्थ से रिलेटेड कर रहे थे, बट फिर उनको पैशन उसके अंदर कम लगने लग गया, उनका मज़ा नहीं आया, तो वो डाइवर्ट कर लिया। और वो डाइवर्ट अभी भी करते रहते हैं हमेशा। तो ये भी कर सकते हैं, ये एक तरीका है। या फिर एक तरीका ये है कि आप अपनी नीश में ही रहो, लेकिन आपको थोड़ा सिस्टमाइज करके हट जाओ। आप है ना, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड आप मतलब दूसरे लोगों को हायर कर लो, जो तुमको और कंटेंट ला के दे, जो पूरा एक सिस्टम बढ़ा दो, और फिर आप न्यू चीज़ों पे फॉलो करो, ताकि जो आपका ओल्ड जो चल रहा है ना, वो भी चलता रहे, और आप कुछ नए तरीके दूसरे उस पर फोकस कर पाओ। डेलीगेशन इम्पोर्टेंट है कि ऑटोमेशन हो जाए सारे काम का। हाँ, सारा तो बहुत बार मुश्किल हो जाता है सारा करना, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम हम ऑटो डेलीगेट कर दे, ऑटोमेशन पे डाल दे। सीखना पड़ेगा ये सब। हाँ, और वो सब है ना टाइम टू टाइम समझ में आता रहता है धीरे धीरे। तो मैंने क्योंकि बेसिकली first year तो ऐसे निकल जाता है। वो अभी तो तुम तो फिर भी बहुत इस एज में मतलब काफ़ी यंग हो इसमें। तो मैं तो पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो
साइकिल्स आके गए जो तुमको एक दो आए, मुझे कई हाँ बार आके ओके गए। बट मेरा ना ओके एक पीछे ना एक वो था, एक दिमाग में गोल था कि मुझे ना बुक से रिलेटेड ही बिजनेस करना है, बुक से रिलेटेड चीज़ें करना है। जैसे हमने ऑनलाइन वीडियो बुक्स एक नई वेबसाइट लॉन्च करी जहाँ हम ऑडियो बुक के बजाय वीडियो बुक्स बेच रहा है, ठीक है। तो मेरे पीछे वो गोल था कि मुझे ये करना है, इसीलिए मुझे बुक से रिलेटेड ऑडियंस को बना के रखना है। मुझे हेल्थ में नहीं घुसना था, मुझे इस सब दूसरी चीज़ों में नहीं घुसना था जो पॉपुलर हो रही है। मुझे अपना इसका इधर पे एक नीश टारगेट ऑडियंस बना के रखना था। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को ऑटोमेशन पे करके वो जो मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से मैं बनाता गया, और अब धीरे धीरे मैं दूसरे चीज़ों की तरफ फोकस कर रहा हूँ। अमेजिंग, बहुत और कुछ सीखने को मिलता है ऐसे। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, तुम्हारा भी जो है हाँ ना कंटेंट सिलेक्ट करने का जो रहता है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है। जो भी तुम टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हो ना वो टॉपिक काफ़ी हाँ यूजुअली इंटरेस्टिंग ही होता है। तो वो सब आइडिया यूजुअली आते कैसे तुमको? वही तो मैं कह रही हूँ ना, डिफिकल्टी हो रही है ना वो मेंटेन करने में। अभी ऐसा नहीं है कि मैं रिपीटेटिव करती रहूँ कि मैंने कल भी एक टॉपिक वही, तो कुछ डिफरेंट टॉपिक भी डिफरेंट चूज करना पड़ता है, और उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना वो भी डिफरेंट। ऐसे नहीं कि मैं आई और टॉप 3 या टॉप 5 आके बता के चली गई जैसे मैंने स्टार्टिंग स्टेज में किया था। तो वो अब वर्क नहीं कर रहा है मेरे लिए। अब मुझे कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ता है, कुछ नया टॉपिक हो या कुछ नया यूनिक, मतलब कुछ फन एलिमेंट भी ऐड करना पड़ता है। और अब एक्सपेक्टेशंस ही ऐसी हो गई है ऑडियंस की भी मेरी कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ चली जाती है। जैसे कई बार कुछ पेड प्रमोशंस होते हैं तो उनमें इतना कुछ अलग से एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि ब्रांड बहुत सारी गाइडलाइन भेजती है हमें, तो कि उनमें हाँ उस ऑडियंस हिसाब थोड़ा से सा अपसेट, हाँ ऑडियंस ना थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। तो हम्म। मतलब कॉन्स्टेंटली वही है कि जैसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हाँ ये वाला कंटेंट देख के बहुत अच्छे से कमेंट करे, भले व्यूज़ अच्छे नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कमेंट सही आ रहे हैं, ठीक है मैं ऐसा ही कंटेंट बनाऊंगी आगे। हाँ तो मेरा जो, हाँ मोटिवेशन कह लो या फिर जो इंस्पिरेशन है ना वो कमेंट सेक्शन ही है मेरा। तो वहाँ से मुझे पता लग जाता है कि नेक्स्ट ऐसे करना है कि नहीं करना है। अच्छा, वो लोग रिकमेंड भी करते होंगे ना टॉपिक्स की, ये टॉपिक पे करो ये टॉपिक, तो वो आप कंसिडर करते हो? मुझे लगता है कि मैं 1 घंटा कहीं और देने की जगह मैं 1 घंटे अपने ऑडियंस को दूं, जैसे डीएम चेक करना या उनको रिप्लाई करना या उनके कमेंट्स को पढ़ना। तो उससे क्या होगा, अपने ऑडियंस के बारे में मुझे और ज़्यादा पता होगा और मैं थोड़ी और कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। तो जैसे कि मैंने पिछले 10 दिन से कुछ पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी ऑडियंस मेरे लिए वेट करेगी ना। और वो जो मैंने ट्रस्ट बिठाया है मेरा मेरी ऑडियंस पे और मेरी ऑडियंस का मेरे पे, वो पिछले 1 डेढ़ साल में मैंने ऐसे ही बिठाया है, उनसे बातें करके उनके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट कंटेंट बना के। तो हाँ मुझे कमेंट से बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं। कभी कभी जो नेगेटिव होते हैं उनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाती हूँ, फिर मैं स्टोरी पे पोस्ट पुट आउट कर देती हूँ कि ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है ये वाला कमेंट। तो पीपल हाँ। फिर रिएक्ट भी करते हैं, वो भी खुद अपना ओपिनियन भी देते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव है, ये वो है। तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बेसिकली मैं किसी, हाँ, एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है आपकी, बहुत अच्छी है। हाँ मुझे जब भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनसिक्योरिटी फील होगी है ना, और थोड़ा डर भी राइट। लगेगा कि यार ये चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, या मैं इस पे 100% डिपेंडेंट हो सकती हूँ कि नहीं। तो वो जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ अपनी ऑडियंस के, और या फिर उनके डीएम में उनसे बातें करती हूँ, तो वो ना मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है और मेरे फेस पे एक अलग ही स्माइल या ग्लो कह लो। तो मैं वो चेक करती रहती हूँ, मेरे लिए वही मोटिवेशन है। नहीं नहीं, वो बहुत पावर देता है। मैंने भी बहुत बार नोटिस किया कि हमारी जो कम्युनिटी रहती है ना, कई बार उससे ही हाँ हम वो बात कर लो ना एक बार, वो दिल खुश हो जाता है। कई बार हम, मतलब मेरे करेक्ट। साथ ऐसा होता है कि मैं भी बहुत लाइफ में बिजी हो जाता हूँ तो रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत सी चीज़ें ऐसा होता है। लेकिन फिर कभी भी जब भी टाइम मिलता है मैं मैसेजेस देखता हूँ ना, तो हमेशा ना बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है उनकी तरफ से कि लाइक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग मी चेंज माई लाइफ, और ऐसे बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज आती है सामने ना, वो बहुत अलग ही मोटिवेशन देता है। तो हाँ, एंड ये एक अच्छी आप क्रिएटर तो ब्लॉग सेवन निकालने के लिए आई थिंक। हाँ हाँ, क्या क्या? आप 7-8 से, आप तो 7-8 साल से हो कंटेंट क्रिएशन में, तो कई सारे ऐसे भी कमेंट्स आते होंगे कि हम आपके साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं, 4 साल से। तो उनसे हाँ बात करने में कितना कनेक्ट सा फील होता है ना, क्योंकि उस टाइम पे 5 साल पहले 4 साल पहले हम शायद खुद इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं थे, हमने बहुत सारी गलतियाँ की थी, लेकिन ऐसा कोई एक फॉलोअर है या फिर हमारी जो ऑडियंस है उसमें से कोई आ जाए कि हाँ तब से हम कर रहे हैं, तो कितना कनेक्ट फील होता है और ऐसा लगता है कि हाँ कुछ सही किया है लाइफ में, कि लोग इतने टाइम तक हमारे साथ बने हुए हैं। नो नहीं, सच्ची क्या, ऐसा मेरे को मैक्सिमम स्टोरीज जो आती हैं जिन लोग है ना ऐसा बोलते हैं ना कि यार मैंने आपका कंटेंट कंज्यूम किया, फिर मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, आई एम अर्निंग इन लैक्स, ऐसे टाइप के जो मैसेज आते हैं ना, वो मेरे को सबसे ज़्यादा प्राउड फील होने वाला लगता है कि यार हाँ यार, मतलब कुछ तो किया अब। और ये चीज़ हो रही है, और तुम चीज़ पक्का आपके साथ भी पक्का हो रही है, बिकॉज अपन थोड़ा एजुकेशनल साइड पे है ना, हम लोगों को उनकी लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ हमें अभी राइट नाउ भी शायद रियलाइज़ ना हो, लेकिन है ना 5-10 साल में हमें और रियलाइज़ होगा कि हमने कितनी लाइफ पे इम्पैक्ट किया है पॉजिटिवली।
और वो चीज़ सबसे ज़्यादा कई बार पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है, बिकॉज पैसा तो एक टाइम बाद ना सिर्फ नंबर्स लगने लग जाता है कि हाँ अभी इतना आ रहा है, कल इतना आएगा, फिर वो एक टाइम बाद वो खुशी चले जाती है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आता है जब आप लैक्स में अर्न कर रहे हो ना, फिर एक टाइम बाद इट्स जस्ट अ नंबर आ गया, वापस से क्रेडिट हो गया। लेकिन ये जब मैसेजेस ये सब रहते हैं ना, वो एक अलग ही फील देता है, मज़ा देता है, मोटिवेशन देता है। तो ये चीज़ लोग अगर समझेंगे ना तो मेरे लगता है ज़्यादा बेटर क्रिएटर्स भी बन पाएंगे कि इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस। ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन है ना जहाँ हमें ना पीपल के बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देना। आई डोंट रिमेंबर मैंने कौन सी बुक में पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने बोला था कि कई बार ना लोगों को लगता है कि यार बिजनेस, पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें ना बहुत टेक्निकल टाइप की चीज़ें हैं और इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन उसके अंदर उन्होंने बताया था, वो कोई मिलियनर या बिलियनर थी, उन्होंने बोला था कि इट्स ऑल अबाउट पीपल। आपका जो प्रोडक्ट है वो पीपल के लिए बन रहा है, आप जो उसको बना के बेचोगे वो लोगों को बेचोगे, लोगों के साथ मिलके बेचोगे, एंड इट्स ऑल अबाउट द पीपल। और जितना हम पीपल पे फोकस करेंगे ना, उतना हम अच्छे बिजनेस क्रिएटर बन पाएंगे, उतना हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो यही चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि हाँ कितने लोग इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर्स तुम्हें उतना खुश नहीं रखेंगे जितना तारीफ हो या फिर जितने लोग कनेक्टेड फील कर रहे हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे या फिर आपको हैप्पी रखेंगे मेंटली। राइट एग्जैक्टली। वो है ना एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ मैस्लोज की हायरार्की है, उसमें कैसा आप स्टार्टिंग के कुछ फिजिकल चीज़ें होती है जो मतलब हाँ, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हमेशा वो हायरार्की के टॉप पे होती है, जो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देती है, हमें कंप्लीट फील कराती है। तो वो कई बार ये सब कम्युनिटी के थ्रू ही हो पाता है। और ऐसे सिर्फ खाना पीना तो यार कई लोग कुछ भी काम करके कमा ही रहा, जी ही रह रहा। अच्छा, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ और आते हैं। थोड़े क्वेश्चंस इन्वेस्टिंग, आपका पूरा जो फील्ड है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे मिस्टेक जो तुमको लगता है ज़्यादातर लोग कर रहे हैं आज इन्वेस्टिंग को लेके, यंगस्टर्स बोल सकते हो। हाँ, इन्वेस्टिंग क्या है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली स्टॉक्स में करना या क्रिप्टो में करना वो इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको पहले अपना पर्सनल फाइनेंस भी देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल गोल्स बनाने पड़ेंगे, रिस्क एपेटाइट चेक करके, गोल सेटिंग करके फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अब क्या कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स देख लिए क्रिप्टो में भी और इक्विटीज़ में भी 2020 में, तो आप क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली जंप कर रहे हैं कि ये वाला स्टॉक खरीद लूँ, वो वाला स्टॉक खरीद लूँ, ये वाला क्रिप्टो खरीद लूँ, वो वाला क्रिप्टो खरीद लूँ। वो जो पहले के स्टेप्स होते हैं ना हमारे, वो एकदम मिस आउट कर रहे हैं, लाइक जंप कर रहे हैं वो एकदम से। और ये सबसे बड़ी गलती है जो आजकल लोग कर रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती है टेलीग्राम ग्रुप्स पे जो हमें कॉल्स मिल रही है या फिर इन्फ्लुएंसर्स अगर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं तो उनको सीरियसली लेकर खुद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उनके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं और इस पे अवेयरनेस अभी बहुत ही कम है। लाइक मेरे पास कई बार मैसेज आए कि हमारे साथ ये टेलीग्राम पे फ्रॉड हो गया है, ये हो गया है। तो इतना अवेयरनेस कम होते हुए भी तुम क्यों अपना पैसा पुट आउट कर रहे हो? तुमने अपने आप को पहले एजुकेट तो किया नहीं है, तुमने पहले पढ़ा तो है नहीं इनके बारे में, खुद तो रिसर्च की नहीं है। और कोई कह रहा है कि इस स्टॉक में लगा दो, इस क्रिप्टो में लगा दो, तुम कैसे लगा सकते हो यार? और जो ऐसे लगा रहे हैं और फिर जैसे मार्केट अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है और काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि यहाँ पर क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टेप वाइज इन्वेस्टिंग करते कि पर्सनल फाइनेंस, गोल सेटिंग, रिस्क चेक करते अपना और टाइम पीरियड चेक करते कि कब तक के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना एक टारगेट रिटर्न सेट करते, ये सारी चीज़ें पूरा स्टेप फॉलो करते, तो आपको ये चीज़ें जो वॉलेटिलिटी है ना मार्केट में, ये इतनी परेशान नहीं करेगी। क्योंकि वॉलेटिलिटी आप देखो हर 6 महीने में या फिर मैक्स टू मैक्स हर 11th या 12th मंथ में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में। और ऐसा लगता है कि यहाँ से तो मार्केट एकदम नीचे जाने ही वाली है ना। तो वो क्यों परेशान करते हैं, क्यों हम इतना सवाल पूछते हैं, बेच दूं खरीद लूं, बेच दूं खरीद लूं? क्योंकि हम एजुकेट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी पहली गलती हमारी यही है कि हमें पहले अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। एंड अगर जैसे आजकल NFT की बहुत बातें हो रही है, बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया जा रहा है ना। तो बट डायरेक्टली NFT में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तुम, जब तक उसको पहले ऑब्जर्व नहीं करोगे मार्केट। एक तो ये मार्केट खुद ही बहुत ही ज़्यादा नई है यार, मतलब स्टॉक मार्केट की कंपैरिजन में कितनी नई मार्केट है NFT की, क्रिप्टो की। तो जब तक आप ट्रेंड्स को ऑब्जर्व नहीं करोगे और अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, आप कैसे डायरेक्टली इतना मतलब लोग 70,000 80,000 लाख रुपीज़ लगा रहे हैं इन सब चीज़ों में। ऑल्दो मैं खुद क्रिप्टो का या NFT का कंटेंट देती हूँ, लेकिन मेरा जो मोटिव है वो एजुकेशन है कि पहले आप इन चीज़ों को समझो तो सही, फिर आप इन्वेस्ट करना। बट लोग क्यों आते हैं उनके अगर आप कमेंट्स में क्वेश्चन देखोगे तो लोग जनरली पूछते हैं कि ये वाला NFT सही रहेगा, वो वाला NFT सही रहेगा, ये वाला क्रिप्टो या वो वाला क्रिप्टो। तो लोगों को ना शॉर्टकट चाहिए, उन्हें खुद रिसर्च नहीं करनी है
उनको खुद का ओपिनियन फॉर्म नहीं करना है, उनको सामने जो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, उनका ओपिनियन जानना है और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेना है। तो दिस इज वेरी रॉन्ग यार। एक्चुअली हाँ, एक कॉन्सेप्ट है द मैजिक पिल का। हर इंसान को ना एक मैजिक पिल चाहिए, और ये ना चाहे मोटापे से मोटे से पतला होना है तो देखो तुम सब ना यही एक हफ्ते में पतला होने की टेक्निक ट्रिक, ये जीरा पानी में डाल के पियो, ये नमक डाल के पियो, देखो आप एक हफ्ते में हम पतले हो जाओगे। लोगों को बेसिकली ये मैजिक पिल चाहिए जो वो लोग खा ले और फटक से चीज़ें हो जाए, फटक से वो लोग पतले हो जाए, फटक से वो लोग अमीर बन जाए, फटक से वो के रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। बट ये सब रियलिटी में होता नहीं है। कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग समझते नहीं है। और ये जो आपने बताई नहीं बातें, ये सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स है ना, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, पीटर लिंच की कई सारी बुक्स है, उसके अंदर ये चीज़ बार बार बताई गई है कि आप जब भी कर रहे हो तो आप अपनी रिसर्च करके करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करो। बस जस्ट बिकॉज कुछ हाइप चल रहा है उसके अंदर घुस जाओ, पैसे डाल दो। अच्छा, अभी मेरे रिसेंटली ना मेरा एक पार्टनर ही है, उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई तो है, वो आपने जो बताया ना कि लोग 70-70 हज़ार डाल रहे हैं, वो भी बंदा जो है ना उसके लाख में कुछ सैलरीज है और वो पूरे लाख के लाख है ना सिर्फ 5-10 हज़ार अपने लिए रखता है और पूरा लैक्स ऑफ रुपीज़ वो क्रिप्टो में डाल रहा है। और अभी कैसा क्रिप्टो अच्छा खासा नीचे चले गया तो बिकॉज तो उसकी भी पूरी हालत ख़राब हो गई है। तो यही सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की। या मेरे पास डीएम आते हैं कि लाइक एक वुमेन का मेरे पास डीएम आया था कि इन्होंने उनके फादर रिटायर हुए थे, जो अमाउंट मिलता है फादर रिटायरमेंट के आई थिंक 20-30 लाख उन्हें मिले थे और उन्होंने वो क्रिप्टो में पार्क कर दिए थे और क्रिप्टो कुछ टाइम से 50% डाउन आ गया है ना, तो उनका 50% लॉस हो गया है। तो वो पूछ रहे हैं कि अब क्या करें। तो ये क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा अमाउंट, और जो फादर है उनके पास इतनी रिस्क एपेटाइट भी नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। तो तुम इतने रिस्की एसेट्स में क्यों लगवा रहे हो उनका पैसा तुम्हारे पास। और एजुकेटेड बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मतलब एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड बच्चे लोग या फिर जो जॉब कर रहे हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो पता नहीं क्यों ये शॉर्टकट वाला ना माइंडसेट ना सबका बैठ गया है। फिर चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, तो सभी ये शॉर्टकट वाले फॉर्मूलाज को देख रहे हैं। ये एक्चुअली ग्रीड रहती है। वो सच बोलूं तो मेरे अंदर भी जब आई थी ना, 4-5 साल पहले, 3 साल पहले, जब पहला वो जो क्रिप्टो का सबसे ज़्यादा बूम आया था ना, जब मार्केट एकदम ज़्यादा खतरनाक ऊपर गया था 2020। हाँ, तब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तब मुझे भी ना ऐसा बहुत ग्रीड आ रही थी कि यार इतना डाल दूँ, इतना डाल दूँ, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली भी थी। बट मैंने एक स्मार्टनेस की थी कि मुझे ना एक टाइम बाद समझ में आ गया कि यार क्रैश होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा था। बिकॉज है ना, मैंने एक बुक में ही पढ़ा था कि जब है ना आपके बाजू वाला कोई दूध वाला ये वो दुनिया भर के लोग है ना किसी चीज़ में घुस जा रहे हैं और उससे रिलेटेड एडवाइसेस देना स्टार्ट कर देना ना, तो समझ जाओ वो इंडस्ट्री बबल में है तो उससे निकल जाओ। और है ना वो टाइम पे भी क्रिप्टो में ये हो रहा था कि दुनिया का हर इंसान, आजू बाजू वाला, हर मेरे पड़ोसी लोग, ये वो हर कोई ना क्रिप्टो की बात कर रहा था और उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा था। तो बेसिकली एक चीज़ समझ में आ गई थी, हाँ बबल में है, निकल जाओ। तो मैंने तब है ना काफ़ी पैसे निकाल भी लिए थे, लेकिन काफ़ी पैसे तब मेरे अटक भी गए थे। तो वो टाइम से मैंने अपने आप को ना ग्रीड से अपने आप को हटाने की, और ये इमोशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना ग्रीड का कि यार अभी इतना डालूंगा इतना हो जाएगा, ये काफ़ी बहुत पावरफुल होता है। आप बहुत बार ना आपका लॉजिकल ब्रेन काम ही नहीं करता क्योंकि आपके इमोशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं लालच को लेके। तो वहीं पे लोग फंस जाते हैं, मैं भी फंसता हूँ, बहुत से लोग फंसते हैं। तो ये चीज़ से मेरे हिसाब से सबको समझना चाहिए। इवन आईपीओ में क्यों पैसा लगा रहे इतना यंगस्टर्स, क्योंकि उन्हें क्विक मनी चाहिए, 15 दिन में पैसा डबल चाहिए उनको। और आईपीओ में पैसा डबल। हाँ, और अब आईपीओ में देख लिया, कुछ आईपीओस के हमने रिजल्ट्स देख लिए कि एकदम वो 50% डाउन आ चुके हैं जो उनका लिस्टिंग प्राइस था। तो यार अगर कोई चीज़ ना हवा बन रहा है किसी चीज़ का, तो भाई रिसर्च करके उसमें जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी क्रिप्टो में बबल है या स्टॉक मार्केट में बबल है, बट हाँ अगर इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बिना रिसर्च के इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत जल्दी वो पैनिक सेलिंग भी करेंगे, जो एक्चुअली में हुआ है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग की है और उस वजह से मार्केट अब डिप में है। तो क्या लगता है, मतलब अभी और जनरल ओपिनियन है, वैसे तो सच बात है कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कितना भी समझदार पढ़ा लिखा इंसान हो, बट स्टिल क्या तुमको क्या लग रहा है, अभी कुछ क्रैश आने वाला है, लग रहा है कि सही हो जाएगा, सिर्फ करेक्शन है? नहीं, करेक्शन, हाँ सिर्फ करेक्शन रहने वाला है। और अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मार्केट इतना भी डाउन नहीं जाने वाला है जो 2020 में गया था। तो 2020 वाला हाल तो नहीं होने वाला है ना? वो तो नहीं होएगा क्योंकि वो तो अलग ही लेवल का था बहुत। हाँ, तो क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी न्यूज़ आई थी जो वर्ल्ड ने कभी सुनी ही नहीं थी। अभी हो सकता है रशिया में जो वॉर का सीन चल रहा है उससे भी मार्केट पे थोड़ा इफेक्ट आए, बट इतना कभी नहीं आएगा। आई थिंक रिसेंट टाइम में लेट्स टॉक अबाउट 2 years नाउ, है ना? तो 2 years में इतना कैसे डिप मतलब आ जाएगा? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मार्केट में डिप आने के, बट आई थिंक ये करेक्शन वाला फेज ना धीरे धीरे चलता रहेगा। मार्केट फिर से अप जाएगी, फिर डाउन जाएगी, और इन्वेस्टर इतने ज़्यादा आ गए, रिटेल इन्वेस्टर इतने ज़्यादा आ गए कि उनको
जो जाल में फंसना है ना वो इजी हो गया है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो अपना, तो वो 100 दफ़ा सोच के लेना। जैसे अगर आपने कोई स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है, तो आप पैनिक सेलिंग कर रहे हो या फिर आप लॉस बुक कर रहे हो, तो वो 10 बार चेक करना कि खुद रिसर्च करो और 10 लोगों की ओपिनियन सुनो, एंड देन अपनी खुद की एक ओपिनियन फॉर्म करके वो चीज़ करना। एंड देन फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो हम बात करते हैं वो हमें करनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल, मिनिमम 5 साल एक स्टॉक में आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, तब जाकर आपको ऑन एन एवरेज 10-12% का रिटर्न मिलता है। और इसको बीट करने का, वॉलेटिलिटी को बीट करने का, आप जो प्रिडिक्शंस करते हैं कि क्रैश आना है कि नहीं आना, तो उससे बचने का, ये हेडेक जो है ना सारी, इससे बचने का तरीका यही है कि आप SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट करो, भले ही आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या स्टॉक्स में भी। कई सारी एप्लीकेशन आती है जो SIP इन स्टॉक्स का भी ऑप्शन दे रही है आजकल, है ना, कि हर महीने आपने एक स्टॉक में अपना 10% या 5% पार्क करते गए, तो फिर उससे क्या हो रहा है ना कि आप सारे लेवल्स पर एंट्री ले रहे हो। हाई पे भी आपने इन्वेस्ट किया, लो पे भी किया और लो पे भी किया, फिर वापस जब जा रहा है उस पे भी, तो एवरेज हो जाएगा सारा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। और मुझे लगता है कि एक्सपर्ट कोई नहीं होता स्टॉक मार्केट में, जो बड़े से बड़े एक्सपर्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। और हम यंगस्टर्स में उल्टा है कि हमारे पास अमाउंट भी कम है, हमारे पास नॉलेज भी कम है, देन ऑल्सो हम थोड़े रिस्की की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि हमें कम अमाउंट में ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। हाँ, डनिंग क्रूगर बोलता है ना, मतलब जितनी नॉलेज कम रहती है ना उतना कॉन्फिडेंस लोगों का ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है कॉन्फिडेंस कम होता है, उसको समझ में आता है कि हाँ चीज़ें कितनी हमें नहीं पता है। और कई बार लोग ना 2-3 वीडियो देख लेते हैं और वो दिमाग में आता है यार मेरे को तो सब पता चल गया, चलो अब मैं इन्वेस्ट करके अमीर बनता हूँ, वैसा हो जाता है। और ये चीज़ एक्चुअली आपने जो बोला ना SIP का, ये चीज़ जो बोला वो भी द अनब्रेकेबल करके एक बुक है, अनशेकेबल आई थिंक सो, टोनी रॉबिन्स की, उसके अंदर भी उन्होंने यही चीज़ बताया कि आप है ना रेगुलरली बस इन्वेस्ट करते रहो, चाहे हाई हो चाहे लो हो। वो लॉन्ग टर्म में जब 10-20-30 साल में ना पक्का, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा लॉन्ग टर्म में, जब हम एकदम बड़े पिक्चर में देखेंगे। तो 1-2 साल में देखेंगे तो हाँ कई बार नीचे रहेगा, 5 साल में भी कई बार वो जो क्रैश आ जाता है तो दिखा जाता है, लेकिन 10-20 साल जितना हम टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं तो मार्केट हमेशा ऐसा देखा जाता है कि ऊपर ही जाता है। तो आप इसीलिए SIP ये सारी चीज़ें करोगे, एकदम लॉन्ग टर्म सोच के करोगे तो हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। और गोल प्लानिंग ना हम सारे भूल जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मुझे 2 साल बाद MBA करनी है या फिर मुझे अपना BCom कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे 5-6 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो वो तो मुझे शॉर्ट टर्म में करनी है ना, शॉर्ट टर्म में करनी है कि 2 साल में चाहिए है, तो उसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ SIP के थ्रू या फिर एकदम लमसम कर रही हूँ। तो फिर मुझे गोल प्लानिंग के हिसाब से ही प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा कि भाई 2 साल में ऐसा ना हो कि मैंने रिस्की एसेट में डाल दिया और अगले साल ही मार्केट जो है 10% या 20% क्रैश कर गई, तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, मेरी फीस का पैसा जो है वो कम पड़ जाएगा ना। तो इसीलिए जितना भी आप चूज कर रहे हो ना एसेट क्लास, उसका गोल पर नाम रखो। लाइक मैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं अपने घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे 10 साल बाद घर लेना है। मैं अगर इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे गाड़ी लेनी है, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ 5 साल बाद। और इक्विटीज़ में क्यों इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं गाड़ी का पैसा, क्योंकि गाड़ी इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी है बट इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि अगर इसमें से मेरा पैसा डूब गया, लेट्स से 20% डाउन हो गया, तो चलो ठीक है, पहले मैं कोई बड़ी गाड़ी लेने वाली थी अब मैं छोटी ले लूँगी, है ना, तो वहाँ पर मैं रिस्क ले सकती हूँ। तो गोल के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि इस वाले गोल के लिए क्या मैं रिस्क ले सकती हूँ। अगर ले सकती हूँ तो इक्विटी में पार्क कर दो, लेकिन अगर जो गोल इंपॉर्टेंट है हमारा, जैसे एजुकेशन हो गई या हेल्थ हो गया, मेरी कोई हेल्थ की ट्रीटमेंट होनी है, ऑल्दो इंश्योरेंस होता है हमारे पास, बट और भी कोई भी आप इंपॉर्टेंट गोल ले लो, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है ना, उसमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि वो कंपलसरी मतलब होना ही होना चाहिए मेरे को। अगर नहीं होगा तो लाइफ में गड़बड़ हो जाएगी। तो वो फिर मुझे कहाँ पार्क करना है जहाँ मेरे को कम रिस्क में रिटर्न मिल रहा हो सही ठीक ठाक। तो उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे PPF में इन्वेस्ट कर सकती हूँ मैं, या फिर मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। गोल्ड को भी काफ़ी हद तक सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है ना। तो गोल प्लानिंग से करेंगे और लॉन्ग टर्म का सोच के करेंगे तो लॉस होने के बहुत कम चांसेस है। राइट, बट ये सब चीज़ों में सोचना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, समझना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग जाती, तो वहीं पे लोग पीछे हट जाते हैं कि अरे यार छोड़ना यार, किसी का वीडियो देखता हूँ चुपचाप देखता हूँ क्या बता रहे हैं सामने वाला, उसका वो बोलता है वो कर लेता हूँ बस, ईजी वे, बेसिकली वही ईजी वे ढूंढता रहता है। नाइस, ये गोल सेटिंग वाली बात काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार लोग पूछते हैं कि
मेरे पास है ना अभी 1000 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, मतलब स्टार्ट इनिशियल फेज जिनको स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग, उनके पास समझो 500 ही है, 1000 ही है, तो उन लोगों को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? शॉर्ट में कुछ आंसर। आपको डायरेक्टली इक्विटीज में ना करके म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, एसआईपी के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जब आपके पास बहुत कम अमाउंट है और आप किसी एक स्टॉक में लगा दोगे, वहाँ नुकसान हो जाएगा, तो आप डिमोटिवेटेड फील हो जाओगे। अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो शायद फिर आप कंटिन्यू भी नहीं करोगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप कम अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो भी मैंने बात की थी गोल सेटिंग, तो आप इसमें करोगे नहीं था, बहुत कम अमाउंट है आपके पास, तो इसको आप Right. म्यूचुअल फंड में, और ऐसे म्यूचुअल फंड में जहाँ जैसे ब्लू चिप के जिनकी थीम्स होती है ब्लू चिप की, जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो म्यूचुअल फंड्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज करो जिसमें आपको 10-12% का रिटर्न भी मिल जाए और आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो इक्विटीज से तो कम ही हो। राइट नाउ अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आप कौन सी म्यूचुअल फंड्स में मे बी या फिर कौन से स्टॉक्स में या कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम में भी, अपना पैसा? मैं सेक्टर्स की बात कर सकती हूँ या सेक्टर्स की बात थीम्स कोई की इशू बात नहीं, कर हाँ सकती हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले 2021 के स्टार्ट में ना, ये सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल या रिन्यूएबल एनर्जी, ये 3-4 इंडस्ट्री ऐसी थी ना कि अभी भी है ऐसी इंडस्ट्रीज है जिन पे गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। गवर्नमेंट अपना जो, जैसे अगर लेट्स सपोज रिन्यूएबल एनर्जी हमारे यहाँ जितनी कैपेसिटी अभी है उसका डबल करना चाह रही है गवर्नमेंट 2025 तक। तो मतलब इतने शॉर्ट टाइम में गवर्नमेंट उसको डबल करना चाह रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा हर चीज़ का और कंपनीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ का। तो मैं ऐसे जो पॉलिसीज़ होती है ना गवर्नमेंट की, और वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए आ रही है, वो उन पे मैं नज़र रखती हूँ और उनके बारे में पढ़ती रहती हूँ, और मैं उनके बारे में वीडियोज़ भी बहुत बार बनाई है। मैंने इन सब के बारे में बनाई हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, और 1-2 सेक्टर्स के बारे में और बनाई है। तो मैंने जब ये ऐड की अपने पोर्टफोलियो में, तो तभी मैंने अपने ऑडियंस को भी बताया कि भाई ये इंडस्ट्रीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ना गवर्नमेंट भी इसमें फोकस कर रही है, और एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से देखो ना आप, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है, जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि हम सब अवेयर हो रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। इंडिया में ग्रीन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये वाली जो इंडस्ट्रीज है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है। तो इसीलिए 5 ईयर्स, अगर मैं 5 ईयर्स का टाइम पीरियड लेके इंडस्ट्रीज की बात करूँ ना, तो ये मेरी टॉप की इंडस्ट्री है रिन्यूएबल एनर्जी। एक बार गिना दो, पर हाँ गिना दो एक बार ऐसा। हाँ, फर्स्ट है मेरी रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ गवर्नमेंट फोकस कर रही है ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन पर और टारगेट को डबल कर रही है 2025 तक की। एंड देन फिर हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि हमें लग रहा है कि ओवर वैल्यूड है अभी, या फिर हम बहुत बार बात कर रहे हैं, बहुत बार लोगों से सुन रहे हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, अभी सिर्फ शुरुआत हो रही है, ये बहुत आगे जाने वाली है इंडस्ट्री। एंड मैं कुछ CNBC की कोई रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें था कि मतलब 2030 तक ही आई थिंक उन्होंने कुछ परसेंटेज की बात की थी, और जो बहुत बड़ी परसेंटेज थी, लाइक 70 या 60% उन्होंने बात की थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेगमेंट होने वाला है वर्ल्ड में, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में। हाँ, तो ये बहुत बड़े नंबर्स है। तो अगर हम इन रिसर्च रिपोर्ट्स को यूज़ करें जो हमें मिलती है ऑनलाइन, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उन पर ध्यान दें, तो सेमीकंडक्टर चिप के लिए गवर्नमेंट ने 2 बार PLI स्कीम, आई थिंक अभी रिसेंटली एक PLI स्कीम 12,000 करोड़ की पास की थी, तो उससे बेनिफिट कंपनीज को ही मिलने वाला है। तो मुझे लगता है ये 3 इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा, और ट्रेवल, ये 2 कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेवल, ये अभी हमको सही रेट पे मिल जाएंगी, क्योंकि जो मैंने पहले 3 इंडस्ट्रीज़ की बात करी है, तो ये हो सकता है थोड़ा कहीं ना कहीं इनका जो प्राइस है ना ओवर चला गया है, ओवर वैल्यूड हो गई है, लेकिन ट्रेवल और इंफ्रास्ट्रक्चर ये अभी इनमें जो रिबाउंड है ना वो आने वाला है, तो यहाँ पर एंट्री हम ले सकते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। नाइस। तो क्विकली अगर मैं समराइज़ करने के लिए बोलूँ तो एक रिन्यूएबल एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेगमेंट है, एक सेमीकंडक्टर का सेगमेंट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सेगमेंट है, और लास्ट क्या था? आई थिंक ये 4 ही बात की है मैंने। नहीं, एक और कुछ बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ट्रैवल, राइट, ट्रैवल का था। हाँ, ट्रैवल। नाइस। ये 5 सेगमेंट बेसिकली हम थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर अंधाधुन पैसा लगाओ, आप खुद अपनी रिसर्च करो, देखो कि ये सेगमेंट में हाँ कितना
आपको मिल सकता है और आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ दिख रही है। और हर इंडस्ट्री से हमें मिनिमम मतलब 3 या मिनिमम 2 स्टॉक तो पिक करने ही है। ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री का एक ही पिक कर लिया। लाइक मैंने अगर टाटा चूज किया है तो मैं अदानी भी चूज करूंगी तो मैं अच्छा। दोनों को ऐड रखूंगी। हाँ, तो मतलब ओके। एक फिलोसफी है ये बहुत बड़े इन्वेस्टर की कि कॉम्पिटिटर्स को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखो। तो अच्छा अच्छा, अगर हाँ, आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हो। नाइस नाइस, ये अच्छी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। किसी बड़े कॉम्पिटिटर्स को, इन्वेस्टर हाँ, की है ये। कि कोई ना कोई तो आगे रहेगा ही हमेशा रिटर्न्स देने हाँ, में। राइट। अभी राइट नाउ निया जी, आपके कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, या किस पे आप सोर्सेज ऑफ इनकम पे फोकस कर रहे हो? देखो, बिजनेस है, कंटेंट क्रिएशन है, और जो इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस है, आपका मेन टैक्सेशन 3 यही समथिंग, है। टैक्सेशन से रिलेटेड है ना? हाँ, टैक्सेशन हेल्प टैक्स फर्म जो मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें हम ITR GST जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ही, डिजिटली। 100% डिजिटल बिजनेस है हमारा। अच्छा। तो एक तो ये है, एंड देन अपना कंटेंट क्रिएशन से जो हमें ब्रांड प्रमोशंस आते हैं या फिर यूट्यूब से अर्निंग आती है, दूसरा ये है। एंड तीसरा जो हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि हमारी अर्निंग ही पिछले 2-3 सालों में हुई है, तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो उनका रिटर्न जो भी मंथली का आता है या फिर जो फिक्स इनकम में किया हुआ है, तो तीसरा ये है। अभी 3 है। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन की वजह से हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेज है, लाइक यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, पेड प्रमोशंस भी है, एंड देन वेबसाइट पर ब्लॉग्स के ऐड भी रन करवा सकते हैं हम। तो बहुत सारे अर्निंग के ऑप्शंस बन जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये 3 सोर्सेज है। 3 सोर्सेज है। और अगर इसका मोटा मोटा हिसाब किताब देखा जाए तो रेवेन्यू कितने तक आ जाती होगी? मतलब 6 फिगर्स में तो हो जाती है मंथ का। अब एग्जैक्टली कैसे बताऊँ? नहीं एग्जैक्टली बताने का नहीं, वो तो सही भी नहीं है। अब मोटा मोटा मतलब 6 फिगर्स तक ही आती है आपको, मतलब मंथली आ जाती है 6 फिगर्स के ऊपर। हाँ हाँ। नाइस नाइस, दैट्स वेरी नाइस। मतलब ये चीज़ें, पैसे से रिलेटेड बात तो मैं सतीश भाई से सीखा हूँ। सतीश भाई से ने भी हमेशा पूछते ही है ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा करती है और मोटिवेट भी करती है ना, कि तभी लोग आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि लोग कंटेंट क्रिएशन में आए, वो लोग समझे कि हाँ, कंटेंट क्रिएशन में कितना पावर है। आप कोई भी फील्ड से रहे, आप कहीं से भी रहे, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, तो वो आपको पैसे कमाने में आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देते हो। आई थिंक बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है ना कंटेंट क्रिएशन का। लाइक मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि जो फर्स्ट ईयर था ना, मैंने कंटेंट क्रिएशन से कुछ नहीं कमाया था और मुझे आइडियाज़ भी नहीं था कि ब्रांड प्रमोशंस कैसे वर्क करती है। लेकिन जो सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ 2021 का, जो एंड आते आते ना, तो वहाँ मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट फील हुआ कि ब्रांड प्रमोशंस भी करने चाहिए। उससे पहले मैं खुद ही नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो बिजनेस से अर्न कर रही हूँ मैं, उतना ही मैं यहाँ से भी अर्न कर सकती हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन को मतलब जाता है, तुम्हारा टाइम जाता है। मैंने 1-1.5 साल लगाया था, पहले अपना ब्रांड बनाया, नाम बनाया, लेकिन जो रिटर्न्स आए उनसे मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। तो अगर आप होल्ड बैक कर रहे हो अपने आप को, लाइक मैं 1-2 लोगों को जानती हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के और कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम किया है। तो बड़े अच्छा। गट्स चाहिए इसके लिए। हाँ, राइट। और उनका भी स्टार्टिंग स्टेज है उनका अभी। तो अच्छा। मतलब हाँ, तो उनको कुछ दिख रहा होगा ना। तो अभी तुम बात कर रहे थे कि ल्यूक्रेटिव है, तो हाँ भाई है ये ल्यूक्रेटिव, लोग कर रहे हैं ये चीज़ें। लेकिन वही है, जैसे इन्वेस्टिंग में हमें पहले गोल सेटिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, वैसे ही Exactly. आप साइड बाय साइड, हाँ, कुछ छोड़ने से पहले साइड बाय साइड ये चीज़ करते रहो। और इसमें जब थोड़ा सा आपको मज़ा आने लगे और आपको पता लगे कि ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है, देन आप इसको फुल टाइम कर सकते हो। राइट। ये साइड हसल बुक में भी यही चीज़ बताई गई है कि कैसे साइड हसल करो आप, जो आपका चल रहा है। कभी कभी लोग ना ज़्यादातर इमोशंस में आके ना कई बार मतलब बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, जो कई बार सही भी होते हैं, कई बार सही नहीं भी हो पाते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपना साइड में थोड़ा थोड़ा कंटेंट क्रिएशन, और कंटेंट क्रिएशन तो ऐसा है ना, आज के टाइम पे तो इतना इजी हो गया मेरे हिसाब से कि आप अपना मोबाइल उठा सकते हो आराम से। आपने थोड़ी देर रिसर्च करी, आपने फटाक से मोबाइल उठाया, आपने रिकॉर्ड कर डाला, आपने पब्लिश कर दिया, बस दैट्स इट। अगर आपको फिर धीरे धीरे उससे रिलेटेड रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुए तो आप बड़े बड़े कदम उठा सकते हो, है ना। ये आई थिंक ज़्यादा सेफ और स्मार्ट अप्रोच है कंटेंट क्रिएशन में घुसने का। अच्छा नेहा जी, मैं ना आपसे अब अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, और मैं चाहता हूँ कि आप ना उसको शॉर्ट में, जितना इजी वर्ड्स में, सिंपल शॉर्ट में आप बता सकते हो बता दो, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस कई बार उन लोगों को रहते हैं। अभी तो देखो हमारी कंट्री में लाइक 1.38 बिलियन आई थिंक सो लोग हैं, बिलियन राइट। तो इनमें से लेकिन अभी तक, जैसा मैंने कुछ तो रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स देखा था, बट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कितना पुराना है वो, उसमें बताया गया था कि अभी 1.3 करोड़ या इतने लोग ही शायद अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। इतने ज़्यादा लोग नहीं है बेसिकली इन्वेस्ट करने वाले। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी भी ये गैम्बल लगता है, मतलब जुआ जैसा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सच बोले तो जुआ जैसा करते भी है।
तो उन लोगों के लिए आप क्या मतलब बोलना चाहोगे? और स्टॉक मार्केट अगर उनको सिंपल वर्ड्स में लोगों को समझाना है, जो लोग आज तक स्टॉक मार्केट में नहीं गए हैं, उनको समझाना, तो आप कैसे समझाओगे? जो परसेंटेज की बात है वो ऐसा है कि इंडिया में अभी सिर्फ 3% के आसपास लोग ना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट का अच्छा। मतलब ये डीमेट अकाउंट है, लेकिन वो एक्चुअली में कितना कर रहे हैं वो नहीं पता है। एंड देन एक्टिव, ये हाँ, मैंने जो बोला था 2020 ना, सॉरी, मैंने जो बोला था active। ना, वो 1.38 कुछ, वो हाँ। एक्टिव इन्वेस्टर्स है, बाकी 15% है, राइट? ओके। और जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ 50% होता है, 30% होता है, तो कितना बड़ा गैप है। तो ये वहाँ तक पहुँचना बाकी है हमें, लेकिन हम कैसे पहुँचेंगे? हम लिटरेसी के थ्रू पहुँचेंगे। अभी जैसे अगर कोई बच्चा बात करता है इन्वेस्टमेंट के बारे में घर में, तो यही बोला जाता है कि जुआ है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है उसके हिसाब से। और हमें एजुकेशन का सोर्स पता है कहाँ से है, हमारे घर वालों को कहाँ से मिलता है? मूवीज से, न्यूज़ चैनल्स राइट। से, है ना। तो मूवीज में तो ज़्यादातर यही दिखाया है ना कि पैसे लगाए और डूब गए, जैसे Right. जुए में डूब जाते हैं, और ये बुरा काम है ना। तो वो एजुकेशन बाकी है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि एजुकेशन हमें करना चाहिए, जैसे हम इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं अभी एजुकेट, तो हो सकता है हमारे वजह से बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हो मार्केट में, है एक्चुअली ना। आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे आ रहे हैं। हाँ, तो बस इसका सोल्यूशन ना एजुकेशन ही है। जितना लोग एजुकेटेड होंगे उतना लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सही चीज़ है, ये कैसे वर्क करती है, तो फिर ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमारा टारगेट अगर 10% भी करना है तो वो 10% हो जाएगा 2025 या 2030 तक। नाइस नाइस। तो उनको एजुकेट करने के लिए फटाफट मैं चाहता हूँ ना, कुछ छोटे छोटे इजी वर्ड्स में अगर हम बता सकें कि स्टॉक मार्केट है क्या? मंडी है, जैसे सब्जी मंडी होता है वहाँ सब्जी खरीदते हो, स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक्स खरीद रहे हो। अब स्टॉक्स क्या होता है? मेरी कंपनी है taxationhelp.in, मैं इसकी अभी 100% ओनर हूँ, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन अब मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना फंड्स चाहिए। तो मैंने बैंक से पैसे ले लिए, घर वालों से भी ले लिए, सारे जो इंतजाम है ना सारे कर लिए, लेकिन फिर भी मुझे और फंड्स नहीं मिल रहे हैं। मुझे और ग्रो करना है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं पहले दिल्ली में थी, अब मुंबई में आ गई, बैंगलोर में भी आ गई, बहुत जगह आ गई। अब मैं कह रही हूँ मेरे को इंटरनेशनल जाना है, तो मुझे फंड चाहिए। तो अब मैं जाऊंगी पब्लिक के पास, जो मुझे जानती ही नहीं है, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनसे तो मैं फंड्स ऑलरेडी रेज कर चुकी हूँ, है ना। तो जो मुझे जानते ही नहीं है, मैं उनसे बोलूंगी कि भाई देखो मेरा पास्ट परफॉर्मेंस देखो, मैंने दिल्ली से स्टार्ट की थी एक छोटी सी दुकान, और मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल चुकी हूँ, और अब ना मुझे इंटरनेशनल जाना है। तो मेरे पास पास्ट रिकॉर्ड है, मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ। अब मैं आपको बोलूँगी कि मैं ना आपको ना ओनरशिप दे रही हूँ कि मैं अभी 100% ओनर हूँ, और अब आगे से आप भी 10% ओनर होंगे, 90% मैं होंगी। अब लेकिन ओनरशिप आप खरीद रहे हो ना, तो उसके लिए आपको मुझे थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। तो मैं जो मेरी स्टार्टअप की वैल्यूएशन होगी उसके अकॉर्डिंग की, लेट्स से 1 CR में या 2 CR में, 2-3 करोड़ में, तो मैंने उसको बेच दी। अब वो खरीदेगा क्यों? तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया कि मैं क्यों बेच रही हूँ। इन्वेस्टर क्यों खरीदेगा? इन्वेस्टर इसलिए खरीदेगा क्योंकि अब हमारे पास ना पैसे हमने कमा लिए हैं, अब हम चाह रहे हैं इन्वेस्ट करके हमारे पास रिटर्न्स आ जाए। जैसे मैं जॉब करने लग गई हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मेरे हर महीने 10,000 बच रहे, तो मैं कहीं लगा दूँ इन्हें ताकि मुझे रिटर्न आ जाए। तो ऐसे मैं खुद बिजनेस नहीं कर सकती, मैं खुद अपना एक ऑलरेडी बिजनेस कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, तो कोई और बिजनेस कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसके प्रॉफिट का पार्टिसिपेंट बन जाऊँ। तो इसके लिए मैं उसके शेयर्स खरीदूंगी। और जब मुझे पता ही है कि वो बंदी ग्रो करने वाली है, टैक्सेशन हेल्प कंपनी जो है वो ग्रो करने वाली है, वो इंटरनेशनल होगी, तो एक साल में उसकी जो वैल्यूएशन है 10% 20% बढ़ेगी, है ना। प्रॉफिट जो है प्लस में जाएगा ही, तो उस प्रॉफिट का फिर 10% हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मेरे पास उसके शेयर्स है। तो वो कैसे मिलेगा? शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी मैंने जो टैक्सेशन हेल्प है उसने 10% बेचे थे 1 करोड़ में, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर वो फंड्स रेज करेगी, या नेक्स्ट ईयर मतलब 1 साल बाद आ गए हम, जब उसने अपने ब्रांचेस और खोल लिए और उसके रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो गए, है ना, तो अब उसके जो शेयर्स की वैल्यू है, लोग कहेंगे यार इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 1 साल में, तो मैं तुम्हारे 10% के लिए 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ दूंगा, तो अब तुम्हें 9 करोड़ का फायदा हो गया है। तो ये जो 9 करोड़ का फायदा हुआ है ना, कि आपने 1 करोड़ खरीदे थे 2020 में, लेकिन 2021 में उसकी शेयर की वैल्यू 9 करोड़ हो गई, 10 करोड़ हो गई, तो जो 9 करोड़ का प्रॉफिट है ना, इसके लिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा ग्रो कर रही है, वो फंड्स रेज कर रही है, ये आपको कहाँ मिलेगी? शेयर मार्केट में। तो उसके लिए एक अलग से मार्केट में बना दी गई है कि जिन कंपनीज को फंडिंग चाहिए, जिस इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट चाहिए, वो यहाँ आओ, आपस में देखो भाई, रिसर्च वगैरह करो और खरीद लो शेयर्स को। दिस इज शेयर मार्केट। लंबा हो गया थोड़ा, तुमने बोला है छोटा करना। नहीं चलेगा, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ ना लोगों को। अभी कैसा है ना, लेकिन कैसा लोग है ना ज़्यादातर है ना ये शॉर्ट्स की तरफ जा रहे हैं ना, इसीलिए हम एज अ क्रिएटर हमें भी ट्राई करना पड़ता है कि जो व्यूवर को चाहिए वही बनाने की कोशिश करें, वरना
बट सच तो ये है कि हमें अच्छे से समझना चाहिए, कोई भी चीज़ घाई नहीं करना चाहिए, सच तो ये है। खैर काफ़ी अच्छे से आपने बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया दोनों पर्सपेक्टिव, एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी एक्सप्लेन किया, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी एक्सप्लेन किया, जो कि बहुत सही है। एक और क्वेश्चन ऐसी है कि IPO क्या होता है? ओके जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंजेस से यानी कि स्टॉक मार्केट से फंड्स रेज करती है अपने शेयर्स के बदले में, उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दैट्स एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा छोटा हो गया? नहीं सही है, बस नहीं एक्चुअली यही है ना, एज सिंपल एज दैट। जो फर्स्ट टाइम वो लोग करते हैं वही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, और इसको ही कई बार वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ही, अच्छा ये इतना लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के पीछे भागते क्यों है, क्वेश्चन ये भी है। क्योंकि उन्हें लिस्टिंग गेन्स मिल रहे होते हैं ना। तो 2020 में ये ट्रेंड आया था कि आईपीओ जो है ना वो लिस्टिंग गेन्स ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं। उससे पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले बहुत कम आईपीओ ऐसे होते थे जिनको मतलब लिस्टिंग डे पर हमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का, 20% का। लेकिन 2020 में 2021 में जो इतने सारे मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आए हैं ना, तो उन्होंने आईपीओ मार्केट को भी ऊपर लेकर आए हैं वो। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आईपीओ में इन्वेस्ट किया मैंने, और 20 दिन में जब लिस्टिंग हो रही है तो उस दिन उसका जो प्राइस है वो 10% या 20% अपसाइड जा रहा है। तो वो जो 10% या 20%, और काफ़ी सारी कंपनीज जिन्होंने 200% का भी हमें प्रॉफिट दिया था, रिटर्न्स दिया था 2020 में भी और 2021 में भी, 100% भी अप गई थी। तो वो 100% देख के, 200% देख के कि भाई 20 दिन में या 15 दिन में तुम्हारा 100% जा रहा है, रिटर्न मिल रहा है आपको, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो उसके लिए लोग ना आईपीओ की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि 2020-2021 ऐसा साल है जिसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ों ने अच्छा परफॉर्म किया। इक्विटीज़ हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या आईपीओ हो, इवन गोल्ड ने भी अच्छा परफॉर्म किया था 2020 में। तो इसकी वजह से ना आईपीओ का बस बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए सब अभी देख रहा हूँ मैं, बार बार न्यूज़ आते जा रही है कि अब ये कंपनी आईपीओ ला रही है, फिर ये कंपनी, मतलब ट्रेंड चल गया, अब सब कंपनीज आईपीओ ही लेके आ रही है। बट पेटीएम के आईपीओ के बाद ना, क्योंकि लोगों को वहाँ लॉस हो गया और उसके हाँ, बाद वहाँ एक पे दो हुआ। आईपीओ और आए ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ। तो थोड़ा सा ना बस थोड़ा सा कम हुआ आई थिंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो दोबारा से अगर मार्केट भी अप गई तो आईपीओ का बस भी ऊपर चला जाएगा। एक्चुअली काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई है। अच्छा मैं कुछ मेन क्वेश्चन अब वापस से डिजिटल क्रिएटर्स की तरफ आते हैं, इन्वेस्टमेंट से हट के। कुछ जो अपनी डिजिटली जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो क्रिएटर्स हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे क्रिएशन के लिए हो। स्पेशली मैं बोलूँगा फीमेल्स के लिए भी, मेल्स के लिए भी, बट फीमेल्स के लिए भी स्पेशली, बिकॉज एक अलग पर्सपेक्टिव तुम्हारा है, जो तुम जिस हिसाब से तुम्हारी स्टोरी है। तो आई थिंक फीमेल्स के लिए तुम्हारा क्या मैसेज होगा, जो लोग अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, और कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो। फीमेल ना खुद को बहुत बहुत पीछे खींचती है। अगर मेरे पेरेंट्स ने या मेरे हस्बैंड ने एक बार मना कर दिया ना, तो मैं ना खुद गिव अप कर देती हूँ। और क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे चिक नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारी अपनी जो मतलब, क्योंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ ना, तो मैं जैसे हमारे यहाँ कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, मैं जाती रहती हूँ, तो मैं उनको एनकरेज करने की कोशिश करती हूँ ना, तो उनके अंदर यही एटीट्यूड होता है कि मेरे को ये चिक नहीं चाहिए। या फिर वो या वो चिक से ना तंग आ गई हो कि बहुत बार उन्होंने ट्राई किया लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है, और उनको हर चीज़ के लिए परमिशन चाहिए। बिना परमिशन अगर वो कुछ करेंगी तो घर में कलेश होंगे। तो एक्चुअली इंडिया तो यही है ना यार, जो रूरल इंडिया है या जो थोड़ी लेस प्रिविलेज्ड है इन टर्म्स ऑफ लाइक कंजर्वेटिव फैमिली से आ रहे, तो एक्चुअल इंडिया तो यही है ना। तो वहाँ पर तो वहाँ पर ना उनको मोटिवेशन दे पाना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में शायद उन्होंने ट्राई किया और फिर उन्हें नहीं रिस्पॉन्स मिला, वो छोड़ देती है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, मैं खुद ऐसी फैमिली से आती हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ, मैं कम्प्लीटली इससे रिलेट कर सकती हूँ, और मैं इससे बिल्कुल आउट नहीं हुई। और मैंने ट्राई करती रही और ठीक हो जाती है चीज़ें, कुछ ना कुछ निकल जाता है। एंड एट द एंड फैमिली जो आपकी है ना, उसको भी नहीं चाहिए कलेश। तो आप लगे रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो भी गिव अप कर देंगे। हाँ, तो आप ये कलेश से मत डरो, आप लगे रहो। नहीं, ये जो तुमने बोला ना, एक्चुअली ये सच में बहुत बड़ा सच है, जो मैंने खुद नोटिस किया हूँ बहुत बार, लड़कियों में, फीमेल्स में नोटिस किया। वो लोग है ना, कई बार ना ट्राई करते भी नहीं है, मतलब ठीक है कलेश तो बाद में होगा, कई बार है ना यही सोचते कि कलेश होगा, प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा मैं करूँ ही ना, और यही पहले ही अपने आप को ना बैकफुट पे रख लेते हैं, और फिर वो बैकफुट के हिसाब से वो लोग जाते हैं, जिसके वजह से कुछ हो नहीं पाता। बट कई बार ना आपको अगर लाइफ में कुछ चाहिए
और वो चाहिए जो तुमको चाहिए ना, तो उसके लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ता है, थोड़ा ना अगेंस्ट द वेव्स बोल सकते हो, आपको जाना पड़ता है। और वो ना कई बार ऐसा लोगों को लगे कि यार ये तो बहुत लंबे टाइम तक करना पड़ेगा, नहीं, थोड़े टाइम भी अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस ला के थोड़े टाइम भी लड़ लोगे, लड़ना इन द सेंस कन्विंस करने का वो कॉन्फिडेंस रखोगे और लगे रहोगे ना, तो लोग कई बार मान जाते हैं, मैक्सिमम टाइम मेरे को लगता है मान जाते हैं। बट ज़्यादातर फीमेल्स मेरे को लगता है यही गलती करते हैं कि वो लोग थोड़ा ट्राई भी नहीं करते, थोड़ा एफर्ट कुछ टाइम तक भी ट्राई करने की कोशिश नहीं करता। आई थिंक ये ना पूरा माइंड में है ना। अगर जैसे हम फेल हो रहे हैं, हमारी फैमिली कन्विंस नहीं हो पा रही है और कोई जाके मोटिवेट कर रहा है, लेट्स सपोज मैं जाके बोल रही हूँ कि यार तुम ट्राई करते रहो, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे पास तो ये था, तुम तो इसलिए सक्सीड कर पाए। तो हम ना माइंड में रीजन ढूंढने लग जाते हैं कि हम क्यों नहीं सक्सीड कर पा रहे हैं, और हम उससे ना फिर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसे कि सेटल करने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ तो ऐसी है, ऐसी चलेगी, हम ऐसे ही ओके है। और फिर वो ना हमारा पूरा माइंड ना एकदम वो गधे, वो कहते हैं ना घोड़े की तरह ऐसे हो जाता है कि यहाँ कुछ बन गया, यहाँ कुछ बन गया, और फिर जो फैमिली या जो जो कंडीशन चल रही है ज़िंदगी में बस उसी की तरफ जाना है, माइंड को खोलना नहीं है। तो आई थिंक वो बुक्स से होता है कि जितना ज़्यादा आप बुक्स पढ़ोगे या अपने आप को एजुकेट करोगे, उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। हो सकता है आप घर पे बिल्कुल अकेले हो, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ने लग जाओगे या जब आप ऐसी वीडियोस देखने लग जाओगे मोटिवेशनल, जो लोग जिससे आप रिलेट कर सकते हो, तो आपके अंदर खुद मोटिवेशन आएगी फाइट बैक करने की। तो अपने आप को उस एरिया से निकालो, उस माइंडसेट से निकालो, बुक्स पढ़ो यार। और सर तो है ही आपको बताने वाले बुक्स कौन सी पढ़नी है। नहीं, एक्चुअली आपने ना बहुत सही बात बोला, यही अपने आप को उस सर्कल से निकालना, उन लोगों से, उन लोग की सोच, जैसे कि आप है ना, मेरे हिसाब से ना यू आर अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ वुमेन इन इंडिया, कि आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थे, आपको भी वही शादी का टॉप जो आता है कि ये नहीं हो पाया, तो शायद यही सब रीजंस होते हैं ज़्यादातर, जो लोग हैं ना, और मतलब लड़कियों को पीछे करने लग जाते हैं। लेकिन ये सब रीजंस तुम्हारे भी थे एंड यू फॉट इट, एंड तुमने स्टिल एक चैनल बनाया एंड यू आर लुकिंग, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, आप फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट आप हो, बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा आप कर रहे हो। तो यही चीज़ है ना, अभी जितने भी लोग सुनेंगे उनको भी ना स्टोरी से मोटिवेशन मिल ही जाएगा। और बुक्स में भी यूजुअली क्या होती है, यही स्टोरीज होती है। अगर अभी कल आपने एक बुक लिख दिया, तो आप अपनी स्ट्रगल्स, अपनी प्रॉब्लम्स आप लिखोगे वो बुक में, और अपने क्या क्या चीज़ें सीखी है इस पूरी जर्नी में वो आप बता दोगे। और वही चीज़ कई बार बुक्स हो जाती है। बुक्स कई बार इसलिए अच्छी होती है बिकॉज उसको हम ज़्यादा एक्टिवली करते हैं, तो वो एक्टिवली हमें और ज़्यादा हमारे ब्रेन को पावरफुल लगती है। अभी वीडियोस देखना भी बहुत पावरफुल है, बट ये थोड़ा पैसिव है, सिर्फ बैठ के हम सुन रहे हैं। बुक थोड़ी एक्टिव हो जाती है, इसके अंदर आप पढ़ते हो तो वो ज़्यादा पावर हो जाता है। बट कहीं ना कहीं हमें वैल्यू दोनों से ही बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड आई थिंक आपकी स्टोरी लोगों को काफ़ी इंस्पायर करेगी, वही ये वीडियो भी करेगा, और होपफुली आप फ्यूचर में बुक भी लिखना, ठीक है। बस आई थिंक आपकी स्टोरी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है नेहा। आप जिस हिसाब से आपने आप भी जैसे आपने बताया कंजर्वेटिव टाइप फैमिली से ही थे, आप भी ऐसा नहीं कि शहर की लड़की थी। और वो जो बहुत से लोग एक्सक्यूज़ देते हैं ना, वो सारे एक्सक्यूजेस आपके पास भी थे, अगर देख सकते थे आप भी, बट स्टिल यू फॉट इट। और आई थिंक यही चीज़ सबको, लड़का हो लड़की हो, हर चीज़ हर इंसान को करने आना चाहिए कि आपके पास आपकी लाइफ में कोई एक्सक्यूजेस है, आपकी लाइफ में पक्का प्रॉब्लम्स होगी, बट उससे थोड़ा फाइट करना सीखो। और अगर आप करोगे, एक्शंस लोगे, मार्केट की क्या नीड है, ये चीज़ सारी चीज़ को समझोगे, उससे रिलेटेड एक्शन लेते जाओगे, तो आपको भी रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे, राइट। और जब आप फेल हो रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी का सपोर्ट आपके पास होता है। हो सकता है आपकी फैमिली भी, आपके जो एकदम क्लोज फ्रेंड्स है ना, वो भी आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप फेल हो रहे हो ना, तो आपका खुद ही मोटिवेशन डाउन होता है और आप खुद इनसिक्योर होने लगोगे। और जब आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हो ना, तो फिर आपके रिलेशनशिप बिगड़ने लगते हैं, आपके दोस्तों से, आपकी फैमिली से। तो वो मेरे साथ भी हुआ था कि जब तुम फेल हो रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी काम के ही नहीं हो, और बहुत सारे ऐसे ताने सुनने को मिलते थे, तो वो सारे रिलेशनशिप भी खराब हो गए, मतलब फ्रेंड्स का साथ भी छूट गया, बिल्कुल अकेलापन। तो वो फेज मैंने भी देखा है, लेकिन एक होप होती है ना कि यार कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, वो मेरे माइंड में थी। एंड आई होप आप लोग भी अपने माइंड में वो रखो कि कुछ तो होगा, भले आपकी एज अभी 30 हो गई है, 40 हो गई है, या आप बहुत बार ट्राई करके थक गए हो, कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो यार, कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो। बस ये माइंड सेट की बात है, राइट। सिर्फ स्टार्ट करो और लगे रहो, मतलब कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर इतना भी करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती ही रहेगी और पक्का आप आगे बढ़ते ही रहोगे। बस ऐसा सीखते रहो, स्टार्ट कर दो अपनी जर्नी। एंड थैंक यू सो मच नेहा, आप इतने टाइम, अपने इतना ज़्यादा टाइम दिया इस पॉडकास्ट पाए। होपफुली हम वापस आएंगे। मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है कब, तो कमेंट में आप ज़रूर डालना। कभी हमने वापस से चैट की तो हम नेहा से ज़रूर सारे क्वेश्चंस को पूछेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच आपका यहाँ डीबीसी पे आने के लिए और इतनी सारी नॉलेजेबल बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।